सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक 16 रहेगा एंड जो हमने यहाँ पे गुप्ता गुप्ता सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट 2। नाउ देखिए, यहाँ तक ऑलरेडी हमने देखा था डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेगमेंटेशन एज कम्पेयर टू कोगुलेशन एडेड सेगमेंटेशन। सो प्लेन सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, डिटेंशन टाइम, प्लेन सेगमेंटेशन जो हमारे पास होती है प्लेन सेगमेंटेशन, उसमें डिटेंशन टाइम जो हमारे पास होता है dt वो ज़्यादा होता है। फिर अच्छा, ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट की अगर हम बात करें, सरफेस ओवरफ्लो रेट कम होता है। सो डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रेस्पेक्टिवली फॉर प्लेन सेगमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेगमेंटेशन विद कोगुलेशन इज, आप कहोगे सीधे इट इज़ मोर एंड लेस हमारे पास। सो डिटेंशन पीरियड ज़्यादा एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट जो हमारे पास है दैट इज़ कम। सो मोर एंड लेस। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ, जो आपको अमाउंट ऑफ कोगुलेंट यानी कि कोगुलेंट का कितना डोज आप लगाओगे दैट इंक्रीजेस विथ, बताइए वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो वी नो दैट जितनी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी सो उतना कोगुलेंट का डोज ज़्यादा लगेगा। क्लियर, उतना कोगुलेंट का डोज जो हमारे पास है वो ज़्यादा लगेगा। एंड जितना टेम्परेचर, देखिए टर्बिडिटी, जितनी टर्बिडिटी हाई होगी उतना डोज ज़्यादा लगेगा, यानी कि डोज आपका कब ज़्यादा लगेगा, जितनी टर्बिडिटी हाई होगी। एंड सिमिलरली जितना टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर चाहिए, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ये एफिशिएंटली वर्क करेगा, बट अगर टेम्परेचर कम होगा आपको डोज ज़्यादा नीडेड है। सो इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो 1 एंड 4 हमारे पास क्या होंगे, 1 एंड 4 हमारे पास राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट, alum as a coagulant is found to be most effective when the pH of the water is, सो आपको बताना है pH कितना होना चाहिए। सो ये हमारे पास होना चाहिए जनरली 6.5 to 7.5 या फिर 8.5। सो 6 to 8 रेंज में ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट देखिए 44, डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज यूजुअली केप्ट एज, डिटेंशन पीरियड किस में, कोगुलेशन टैंक में। कोगुलेशन टैंक में आप कितना डिटेंशन पीरियड रखते हो, 1 to 2 मिनट, 30 to 45 मिनट्स, 2 to 6 आवर, 2 to 6 डेज। तो देखिए मिनट मिनट फिर यहाँ पे डेज। नौ अगर आप देखोगे डिटेंशन पीरियड जो होगा कोगुलेशन टैंक का वो जनरली हमारे पास होता है 2 to 4 आवर्स, एंड जो प्लेन सेगमेंटेशन होती है वहाँ पे 4 to 8 आवर्स। सो 2 to 6 यहाँ पे हमारा ऑप्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट, द अलम व्हेन एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर, अलम जब आप पानी में क्या करोगे, अलम जब आप पानी में ऐड करोगे, क्लियर, अलम जब आप पानी में ऐड करोगे, डज नॉट रिक्वायर अल्कलिनिटी इन वाटर फॉर फ्लोक्लेशन, डज नॉट इफेक्ट pH ऑफ वाटर, इंक्रीज pH ऑफ वाटर, डिक्रीज pH ऑफ वाटर। सो जब आप अलम ऐड करते हो pH जो है pH कम हो जाता है, मीन्स जो एसिडिटी है एसिडिटी बढ़ जाती है, साथ में जो परमानेंट हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस बढ़ जाती है। सो डिक्रीज pH वैल्यू ऑफ वाटर, सो pH जो है वाटर का वो कम होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, लाइम या फिर सोडियम परमैंगनेट। सो इट इज़ हमारे पास लाइम। सो लाइम को हम जनरली यूज़ करते हैं सीवेज के अंदर। इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर अडॉप्टेड, ध्यान दीजिए, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर अडॉप्टेड टू रिमूव। सो रैपिड सैंड फिल्टर या फिर ग्रेविटी फिल्टर आप क्यों यूज़ करते हो, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सबस्टांस को रिमूव करने के लिए, डिजॉल्व्ड सॉलिड एंड डिजॉल्व्ड गैस को रिमूव करने के लिए, फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड को रिमूव करने के लिए। सो आप ग्रेविटी फिल्टर्स का यूज़ करते हो ताकि आप बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड को रिमूव करो। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन हेक्टेयर पर डे, इन मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टेयर। मैंने आपको अलग अलग वैल्यूज़ बताए थे। अच्छा, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में 100 to 200 ये मैंने आपको बताया था, इसी में फिर आप कन्वर्जन कर सकते हो। सो अगर हम पर हेक्टेयर की बात करें, ये हमारा अराउंड 40 to 60 या 70 लाइक करता है। सो 50 to 60 यहाँ पे हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में सैंड पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं उनका साइज कम होता है, दैट इज़ जनरली 0.2 to 0.4, एंड यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा दैट इज़ 0.25 to 0.35। सो ये सब ऑलरेडी चीज़ें आपने देखी हुई हैं एंड इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी आपने देखे हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग फास्ट, यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हुई है।
नाउ नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 50, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर्स गिव। बताइए रैपिड सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में स्लो सैंड फिल्टर्स गिव, स्लो सैंड फिल्टर आपको क्या देगा? स्लो फिल्ट्रेशन रेट, हायर फिल्ट्रेशन रेट, लेस एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। सो स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है हमारे पास? स्लो सैंड फिल्टर में हाई एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल होती है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। ये स्लो सैंड फिल्टर की एडवांटेज थी। बट अगर आप देखोगे जो फिल्ट्रेशन रेट होगी, फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? स्लो। सो स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, हायर एफिशिएंसी। सो 1 और 4 हमारे पास जो है दैट विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 51 के ऊपर, स्लो सैंड फिल्टर्स आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर। सो असर्शन आपसे कह रहा है कि स्लो सैंड फिल्टर जो है, स्लो सैंड फिल्टर इनमें ज़्यादा एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर इन रिमूविंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात कर रहा है। फिर द सैंड यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट इन रैपिड सैंड फिल्टर। सो जी हाँ, जो D10 आपने देखा है दैट इज 0.2 to 0.4 mm। क्लियर। सो दियर फोर बोथ असर्शन एंड रीजन जो हमारे पास हैं दोनों क्या हैं? दोनों यहाँ पे सही हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 52, ईयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर्स ऑकर्स ड्यू टू। सो ईयर बाइंडिंग प्रॉब्लम आपने देखी थी, किसके रिगार्डिंग थी? जब एक्सेसिव नेगेटिव हेड हमारा डेवलप होता था। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज। बताइए कितना परसेंट? 0.2 to 0.4%, 0.4 to 1, या फिर 2 to 4%, 5 to 7। सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज 2 to 4% हमारे पास बैक वॉशिंग में पानी यूज होता है। पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट। सो जो क्लीनिंग पीरियड होता है स्लो सैंड फिल्टर का दैट इज हमारे पास जनरली 2 to 3 months। नेक्स्ट आइए नंबर 55, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज। प्रेशर फिल्टर की बात कर रहा है। लेस देन दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, इन बिटवीन फिल्ट्रेशन रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, इक्वल टू दैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। सो प्रेशर फिल्टर आपने देखा था, प्रेशर फिल्टर में जो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर से ज़्यादा एंड रैपिड सैंड फिल्टर में स्लो सैंड फिल्टर से ज़्यादा। सो ये हमारा ऑर्डर बनता है। क्लियर। सो देयरफॉर जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रेशर फिल्टर की। सो प्रेशर फिल्टर में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। नंबर 55, नाउ नंबर 56 के ऊपर आइए। डबल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड to increase the filtration capacity of slow sand filter, to increase the filtration capacity of rapid sand filter for isolated building like swimming pool, hotels, etc. So डबल फिल्ट्रेशन आप कब यूज़ करते थे? जब आपको बेसिकली जो स्लो सैंड फिल्टर है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होता था। सो टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट देखिए नंबर 57, क्लीनिंग इज डन बाय। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने देखा। स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर। सो स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैपिंग एंड रिमूवल कह रहा है। बैक वॉशिंग इन स्लो सैंड फिल्टर, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन रैपिड सैंड फिल्टर, बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। फिर आपके पास अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। सो स्टेटमेंट आपको दिया, अलग अलग स्टेटमेंट्स एंड फिर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे। सो क्लीनिंग की बात कर रहा है। सो स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर, जी हाँ। बैक वॉशिंग किस में करोगे? बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर में। सो 1 और 4 जो हमारे पास है दैट इज दी ऑप्शन हमारे पास। सो ऐसे हम क्लीनिंग करते हैं, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर, बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन। बताइए डिसइंफेक्शन से क्या होता है? सिंपली आप किल करते हो डिफरेंट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बाय। सो बताइए जो एफिशिएंसी है वो किससे इंक्रीज होगी? बताइए एफिशिएंसी किससे इंक्रीज होगी? डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, या फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो आपने देखा था एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर आप क्या करोगे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर आप कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाओगे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। पीएच हमारे पास क्या होना चाहिए? पीएच हमारे पास कम होना चाहिए। सो ये चीज़ें आपने देखी हुई है। सो देयरफॉर डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, या फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो देयरफॉर जो ओनली ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बनता है दैट इज डी, दैट इज ओनली 3, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर।
नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, बताइए क्लोरीन डिमांड किसके बराबर है? अप्लाइड क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, सम ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, सो इट इज डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज, अगर आप ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा क्या जाओगे, अगर आप ब्रेक पॉइंट से अबव क्लोरीनेशन करोगे सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, सुपर या फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। सो इट इज़ हमारे पास सुपर क्लोरीनेशन। जब आप क्या करते हो, बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट आप आगे की ओर जाते हो क्लोरीनेशन करते करते। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, सो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है 10 to 15, 20 to 25, 30 to 35, 40 to 50, सो इट इज़ हमारे पास 30 to 35%। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हो सो उस टाइम उसको हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं एंड दैट इज हमारे पास हाइपोक्लोरिनेशन। द सूटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज, देखिए स्विमिंग पूल की बार बार बात हो रही है एंड जो पिछले कुछ सेशंस हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे भी आपको बताया था हमने स्विमिंग पूल के रिगार्डिंग कि पीएच हमारे पास कितना होना चाहिए, अच्छा टीडीएस कितना होना चाहिए, फ़िल्टर हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। आई होप आपने सेशंस अटेंड किए होंगे, अगर नहीं आप फिर से इनको क्या करिए, रिकॉल करिए। अच्छा नाउ बात आ रही है किसकी? डिसइंफेक्शन की बात आ रही है किसकी यहाँ पे? डिसइंफेक्शन की। डिसइंफेक्शन की अगर मैं बात करूँ, एक तो हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, दूसरा हम यूवी रेज का यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ऑप्शंस दो हैं, यूवी रेज, क्लोरीनेशन, बट अगर आप देखोगे जो यूवी रेज होती हैं ये जनरली फॉरेन में यूज़ होती हैं, क्लियर, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हमारे पास होती हैं एंड क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंसिव मेथड होता है। अच्छा क्लीनिंग ज़्यादा मेंटेन रहती है यूवी रेज से बट काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव होता है। क्लोरीनेशन उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है एंड इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर हम क्या प्रेफर करते हैं? ज़्यादातर हम क्लोरीनेशन प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूवी रेज। अब अगर यहाँ पे डेवलप्ड या फिर फॉरेन कंट्रीज लिखा होता है यूएसए वगैरह, तब हम यूवी रेज के साथ जा सकते थे, ठीक है ना। अच्छा इनका आंसर बताइए। पीएच मैंने आपको बताया था कितना होना चाहिए स्विमिंग पूल में, 7.5। अच्छा टीडीएस बताइए। टीडीएस हमारे पास 1500 पीपीएम, यानी कि 1500 हमारे पास क्या होना चाहिए? पीपीएम, यानी कि 1500 या 1500 पीपीएम है। फिर फिल्टर की अगर हम बात करें, फिल्टर कौन सा? प्रेशर फिल्टर। सो ये चीज़ें भी हमने एमसीक्यूज़ में इनका डिस्कशन किया हुआ है। नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर डिक्लोरिनेशन। सो अलग अलग डिक्लोरिनेटिंग एजेंट्स हमने देखे थे, सो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इन क्लोरिनेशन विथ राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सो एफिशिएंसी बढ़ेगी, मीन्स जो डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, एज कंपेयर टू हायर पीएच वैल्यूज द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर फॉर एफिशिएंट क्लोरिनेशन एट लोअर पीएच। सो अगर आप लोअर पीएच की बात करोगे, जो कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर होगा दैट विल बी हमारे पास स्मॉलर। सो कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर जो होगा वो स्मॉलर होगा एट लोअर पीएच। नंबर 68, disinfection efficiency is reduced at higher pH values of water, unaffected by pH value of water, increased at higher pH of water, highest at pH value equal to 7। सो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी बता रहा है। सो जितना pH कम होगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी खासी होगी। अब अगर आपने pH क्या किया? आपने pH इंक्रीज किया, एफिशिएंसी क्या होगी? रिड्यूस होगी। सो मैच कराइए। सो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड एट हायर pH, सो सीधे ऑप्शन ए हमारे पास बनेगा, क्लियर। अनइफेक्टेड बाय pH गलत। अच्छा इंक्रीज एट हायर pH जी नहीं, हाइएस्ट एट pH वैल्यू इक्वल टू 7। नेक्स्ट, इन लाइम सोडा प्रोसेस ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड। लाइम सोडा प्रोसेस याद करिए, आपने सॉफ्टनिंग के मेथड्स देखिए। लाइम सोडा प्रोसेस आपने देखा था, डिमिनरलाइजेशन मेथड आपने देखा था, याद है ना, जियोलाइट मेथड आपने देखा था। सो ये तीन मेथड्स हमने देखे थे, लाइम सोडा, जियोलाइट, डिमिनरलाइजेशन। सो लाइम सोडा की अगर हम बात करें, जब आप लाइम एंड सोडा को कंजुगेशन में यूज़ कर रहे थे, अच्छा ओनली कार्बोनेट हार्डनेस इज रिमूव्ड, only non-carbonate hardness is removed, lime reduces carbonate hardness and soda ash removes the non-carbonate hardness। फिर lime reduces non-carbonate hardness and soda ash removes carbonate। सो आपने देखा था lime क्या रिड्यूस करता है? कार्बोनेट हार्डनेस को। अच्छा एंड सोडा ऐश क्या रिमूव करता है? नॉन कार्बोनेट या फिर परमानेंट हार्डनेस को।
दी मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज, इसी की बात कर रहा है, लाइम सोडा की बात कर रहा है, मेजर डिसएडवांटेज। इसमें आपने अलग अलग डिसएडवांटेजेस देखे थे। आपने क्या देखा था, स्लज प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट, लाइम आपका टेम्परेरी हार्डनेस एंड जो आपका सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा। सो स्लज कंसनट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। फिर हार्डनेस इज़ नॉट रिड्यूस टू ज़ीरो, हार्डनेस ज़ीरो नहीं होती है। एंड साथ में जो सुपरविजन है वो आपको अच्छा खासा रखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि उसका खर्चा लगेगा। एंड साथ में कोरोजन भी हो सकता है, क्योंकि लाइम जो है वो कभी कभार कोरोसिव भी हमारे पास होता है नेचर के अंदर, यानी कि कोरोजन भी हो सकता है। बट जो अगर इनमें से अब ऑप्शन देख लेते हैं, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, इट इज़ अनसूटेबल फॉर टर्बिड एंड एसिडिक वाटर, huge amount of precipitate is formed which creates a disposal problem, the effluent cannot be reduced to zero hardness, it is unsuitable for softening the water of excess hardness। so अगर आप देखोगे इनमें से जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है या फिर ज़्यादा जो मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे बनता है, दैट इज़ जो स्लज प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड विच क्रिएट्स डिस्पोजल प्रॉब्लम। सो उसको डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत आती है, उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज वाइडली यूज्ड फॉर अलगल कंट्रोल। सो अलगल कंट्रोल के लिए आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट या फिर बिलुविट्रॉल का क्या करोगे, यूज़ करोगे। एक्टिवेटेड कार्बन इज, एक्टिवेटेड मीन्स फाइन ग्राइंडेड। सो एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन, रिमूविंग हार्डनेस, रिमूविंग ऑर्डर, रिमूविंग करोशननेस। सो ऑर्डर को ये बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर को ये बेसिकली रिमूव करता है। एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप्स, स्टील पाइप्स आर, जो एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप्स क्या होती हैं, स्टील पाइप्स हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। किन के कंपैरिजन में, कास्ट आयरन पाइप्स के कंपैरिजन में, देखा हुआ है हमने। अच्छा, फिर कास्ट आयरन पाइप्स में बेस्ट चीज़ क्या है, कास्ट आयरन, सी फॉर कास्ट, सी फॉर यहाँ पे कोरोजन रेसिस्टेंट, दिस इज द मेन एडवांटेज इनका। स्टील जो है उतना कोरोजन रेसिस्टेंट नहीं होता, ये मतलब मेजर डिफरेंस है इनमें। स्टील जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर, स्टील जो हमारे पास है स्ट्रॉन्गर, कास्ट आयरन जो है दैट इज कोरोजन रेसिस्टेंट। सो ऐसे आप ये चीज़ें भी याद रख सकते हो। द suitable layout of distribution system in for irregularly growing town। सो irregularly growing town के लिए आपने देखा था कौन सा सिस्टम होता है, डेड एंड सिस्टम हमारे पास। द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स आउटर पेरीफेरी, ये हमने एसएससी में भी डिस्कस किया था। सो आउटर मीन्स रेडियली आउटवर्ड, सो इट इज़ रेडियल सिस्टम हमारे पास। नंबर 76 के ऊपर आइए, द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ए सिटी विद रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। सो रेक्टेंगुलर पैटर्न आपने किस में देखा था, ग्रिड आयरन सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रिंग या रेडियल। सो ग्रिड आयरन सिस्टम में आपने देखा था रेक्टेंगुलर पैटर्न। The commonly used material for water supply pipes which has the properties of being strong, not easily corroded and long life but is heavy and brittle। ध्यान दीजिए, being strong, not easily corroded, long life एंड हैवी एंड ब्रिटल। सो ये प्रॉपर्टीज़ हमने किस में देखी थी, ये प्रॉपर्टीज़ हमने कास्ट आयरन में देखी थी। क्योंकि मेजर जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ नॉट ईजिली कोरोडेड, ये यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमारे पास ज़्यादा अगर आप कंपैरिजन में लाओगे स्टील होता है, बट उसमें कोरोजन की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर, कोरोजन की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड साथ में यहाँ पे ब्रिटल भी बोल रहा है, ब्रिटल मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कास्ट आयरन होगा। क्लियर, कास्ट आयरन हमारे पास यहाँ पे होगा। क्लियर, क्योंकि जो माइल्ड स्टील हमारे पास होता है या फिर रॉट आयरन हमारे पास होता है, दे आर जनरली डक्टाइल। फिर जो हमारे पास पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ब्रिटल होते हैं। क्लियर, इनको हम बेसिकली पढ़ते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर। सो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज कास्ट आयरन। स्ट्रॉन्ग देख के आपको स्टील टिक नहीं करना है, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़नी है। हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व सक्सेसिव ट्रायल्स, टेक्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट इनटू अकाउंट, इज टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप देखोगे हार्डी क्रॉस मेथड जो हमारे पास होता है वहाँ पे वो एक इटरेटिव मेथड होता है एंड सक्सेसिव ट्रायल्स लिए जाते हैं। एंड साथ में अगर ट्रायल्स लिए जाते हैं सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो ट्रायल टाइम कंज्यूमिंग। सो 1 and 3 जो हमारे पास है, 1 and 3 आर द बेस्ट ऑप्शंस। द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सप्लाई इज नेग्लेक्टेड। जो डोमेस्टिक सप्लाई है आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, फायर डिमांड को कंसिडर कर रहे हो। सो ऐसा मेथड कौन सा था, सर्कल मेथड।
Which of the following methods of analysis of water distribution system is most suitable for long and narrow pipe system? Circle method, equivalent pipe method, Hardy cross, electrical analysis. So आपने देखा था अगर आपके पास लॉन्ग एंड नैरो पाइप है, अच्छा इसके लिए आपका क्या यूज़ होता है, इसके लिए आपका इक्विवेलेंट मेथड यूज़ होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक एनालिटिकल मेथड। सो ये हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल मेथड। अब आप यहाँ पे अगेन चीज़ें सिंपली याद रख सकते हो। देखिए लॉन्ग एनालिटिक, एल पे यहाँ पे सिट्रस दीजिए, एनालिटिक इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर ये जो हमारे पास बेस्ट मेथड होता है लॉन्ग एंड नैरो पाइप्स के लिए या फिर एनालिटिकल मेथड होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट पाइप मेथड। Number 81, the type of value which is provided to control the flow of water in the distribution system at street corners where the pipes line intersect. So street corner में आपने देखा था या फिर आपने देखा था जहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होगा, जहाँ पे बेसिकली आपको सेपरेट करना होगा या आइसोलेट, यानी कि सेपरेट या आइसोलेट करना होगा आपको फ्लो को। सो उस जगह पे आप क्या यूज़ करते हो, सुलियस वैल्यू। सो देखा था हमने स्ट्रीट कॉर्नर्स में, यानी कि जो हमारे पास जो मेन पाइप होती है वो बेसिकली मतलब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होती है, एंड जनरली इसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कॉर्नर ऑफ रोड में, ताकि हम फ्लो को कंट्रोल करें या आइसोलेट करें या सेपरेट करें, क्योंकि सुलियस वैल्यू का काम क्या होता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करना फ्लो को। सो फिलहाल यहीं तक हम देख लेते हैं। सो जनरली 40 क्वेश्चन हम पर वीडियो में देखेंगे। सो 81 तक हम पहुँचे हैं, 400 प्लस MCQ, शायद 430 समथिंग MCQs आपको नई गुप्ता बुक में मिलेंगे। सो जो भी हमारे पास रिलीवेंट MCQs होंगे उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं यहाँ पे फास्ट इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं एंड ज़्यादा नई चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जब भी नई चीज़ आएगी कुछ, उसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं, इसके रिलेटेड MCQs भी हमने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।